अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि एक ब्लॉक पड़ा है ऑफ मास 10 kg। इसके ऊपर एक आदमी है हुज वेट इज 60 kg। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब ये एक एंड पॉइंट पे खड़ा है और इस एंड पॉइंट से ये चलना शुरू करता है और इस एंड पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि जो x है, मतलब क्योंकि ये चला इधर तो ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, ये इधर मूव होगा। ये वैसे तो इंटरनल फोर्स है, ठीक है, तो इस वजह से ये इधर मूव होगा। ब्लॉक कुछ इस साइड आ जाएगा। तो हमको फाइंड करना है कि ब्लॉक कितना इधर आया जब ये दूसरे एंड पे पहुंच गया। अब एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या जो भी आपको बताया था मैंने, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अगर हम इसको सिस्टम को देखें पूरे, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पूरे सिस्टम पे नहीं लग रहा। तो जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास था, फाइनल सेंटर ऑफ मास भी वहीं रहेगा। जो लोकेशन इनिशियल सेंटर ऑफ मास की थी वही लोकेशन फाइनल सेंटर ऑफ मास की रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। फोर्स उतनी ही है जितनी पहले, मतलब फोर्स जीरो लग रही है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इस केस के अंदर सेंटर ऑफ मास को हम कंजर्व करते हैं कि एक ही पॉइंट के अंदर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अंदर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे आप लोग और उन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। जैसे इनिशियल सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें, और अगर हम अब इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि किसी को भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ओरिजिन हमारा ये यहाँ पर है, ये ओरिजिन है मान लिया। उससे क्या होगा कि 60, आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या होता है, दो पार्टिकल का निकालते हैं। तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है फॉर्मूला। ये होता है x सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करा हमने, क्योंकि मैन यहीं पे खड़ा है तो ये r1 की टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी। या कुछ भी आप ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट थोड़ा रिलेटिवली सिंपलर बनाने के लिए हमने ले लिया कि यहाँ पर 0 है। आप कुछ भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं, कोई और बाहर का पॉइंट भी ले सकते हैं। तो आपने जब यहाँ पे लिया तो आपका x इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आई, 60 इंटू 0 प्लस इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, क्योंकि इसकी लेंथ टोटल 10 मीटर दी हुई है तो इसके सेंटर पे होगी। ठीक है, तो दैट विल बी 5 मीटर। यहाँ से ओरिजिन से 5 मीटर की लेंथ पर होगी, तो दैट विल बी 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइड बाई टोटल मास विच इज 80। ये एक्चुअली 20 है, आई एम सॉरी, एक्चुअली 20 है, दिस इज 20, तो डिवाइड बाई 80। अब फाइनल सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं कि सपोज करो वो इधर x मूव कर गया। ठीक है, तो हमको फाइनल सेंटर ऑफ मास निकालना है। वो कितना होगा, इस आदमी का कितना होगा, 10 माइनस एक्स, 60 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस, अब इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे वो कितना आएगा, क्योंकि आपको पता है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये यहाँ से 5 है। ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 5 माइनस एक्स विच इज 10/2 माइनस एक्स, ये भी 5 माइनस एक्स है, इंटू 20 डिवाइड बाई टोटल सम। अब ये पार्ट 0 हो गया, ये 100 डिवाइड बाई 80, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू आप रीअरेंज करके कैलकुलेट करेंगे, ये 80 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई 7.5 मीटर। तो इसका मतलब अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करी, 10 मीटर मूव करा, तो ये ब्लॉक नीचे मूव कर जाएगा विच विल बी 7.5 मीटर। ओके, हम एक और एग्जांपल देखते हैं विच इज़ सिमिलर टू द अर्लियर एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि एक स्फेरिकल बॉल थी जो अंदर से हॉलो थी। उसके एक एंड पर हमने, मतलब राइट साइड पे अगर ये बॉल है, ठीक है, अगर ये बॉल है तो इसके इस साइड पर, इस एंड पे हमने अंदर की तरफ एक और बॉल रख दी ऑफ रेडियस r, और जो बड़ी वाली बॉल है उसका रेडियस है 6m, और अंदर जो बॉल रखी है इसका मास है m और बड़ी वाली बॉल का है 4m। अब इसको हमने क्या करा कि अभी तो पकड़ा हुआ था तो बॉल ये कहीं नहीं जा रही थी। ठीक है, फिर इसको हमने क्या करा, इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया, तो उससे क्या हुआ, ये यहाँ से स्लाइड करके यूँ घूम के यहाँ पर आ गई, मतलब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गई। तो अभी तो ये l, 0 पर था, हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्वेश्चन में,
तो अभी जो था इसका सेंटर था L,0 पर। अब इसके मूवमेंट की वजह से ये बॉल कुछ मूव करी होगी बड़ी वाली, वो कितना मूव करी होगी ये निकालना है हमको, x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन ऑन। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं, हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, वही तरीका है। आप मान लीजिए कि ये मूव करके x,0 पर आ गई। ठीक है, मतलब क्योंकि ये बॉल इस साइड आई है तो इस बड़ी वाली बॉल की टेंडेंसी होगी उस तरफ जाने की, तो ये कुछ x,0 पे आ गई मान लिया। ठीक है, तो वही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही इसके अंदर, तो x इनिशियल इज इक्वल्स टू x फाइनल, वही सेंटर ऑफ मास, इनिशियल सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू फाइनल सेंटर ऑफ मास। इनिशियल सेंटर ऑफ मास कितना होगा अगर ये ओरिजिन हमने माना है। ठीक है, तो उस केस के अंदर 4m इंटू एल, ठीक है, 4m इंटू एल प्लस m इंटू एल प्लस, और ये सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, इसका टोटल रेडियस है 6r, ये वाला r है, तो 6r माइनस r विच इज 5r, तो ये यहाँ से सेंटर कितना हो गया l प्लस 5r, तो m इंटू एल प्लस 5r डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज 5mm। और फाइनली कितना हो गया, सपोज करो x पर आ गया, तो 4m इंटू एक्स प्लस m इंटू, अब यहाँ पे कितना बचा, वही x माइनस 5r, क्योंकि यहाँ पे इस साइड है, ये यहाँ पे इधर उधर की जगह इस साइड है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ कम होगा, x से कम होगा, वो कितना होगा x माइनस 5r। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक हमारा आराम से आ जाएगा कि x इज इक्वल्स टू l प्लस 2r। So let us do this example number 15 from your booklet. It is a very good example. इसके अंदर क्या है कि एक बगी थी, बगी यानी कोई भी ट्रॉली टाइप आप ले लीजिए, एंड इट वाज, उसके ऊपर एक आदमी था, राइट। ये दोनों साथ में v0 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, और इनके आगे एक और बगी थी which we say as बगी नंबर 2। ठीक है, ये बगी नंबर 1 हो गई, ऑलराइट। अब क्या हुआ कि दोनों साथ में वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम है v0, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में सेम रहेगा, ऑलराइट। तो अब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दिस मैन जंप्स फ्रॉम दिस बगी टू दिस बगी विद अ वेलोसिटी u रिलेटिव टू इट्स ओन बगी। मतलब अभी ये v0 से जा रहा था, ठीक है, अभी जंप करता है इस बगी पर, ठीक है, और किस वेलोसिटी से जंप करता है, u वेलोसिटी रिलेटिव टू दिस बगी, ऑलराइट। तो वी हैव टू कैलकुलेट, अब फाइनली क्या होगा, ये कंडीशन होगी, ये आगे v1 से जा रही होगी, ये v2 से, ऑलराइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी v1 एंड द वेलोसिटी v2। ठीक है, तो अब ये कैसे देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम एनालाइज करें तो ये देखते हैं कि जो काम हो रहा है वो सब इसके अंदर ही हो रहा है, यानी क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पर, अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मानूं, यानी ये बगी और ये मैन, तो इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब नेट मोमेंटम आगे हमेशा कंजर्व रहेगा, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं कि लेट अस सपोज कि मेरे को ये v1 निकालनी है, ठीक है, तो अब अगर मैं इस बगी को और इस मैन को एक सिस्टम मानता हूं, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस के बीच में लगाता हूं, लेट अस सपोज कि क्योंकि ये u वेलोसिटी से कूदता है, तो मैं मानता हूं हमारी इनिशियल कंडीशन थी जब दोनों ये साथ में मूव कर रहे थे, और कौन सी कंडीशन के बीच में मोमेंटम कंजर्व करवाता हूं, जब ये हवा में होता है, ऑलराइट। तो क्या हुआ, इनिशियली इनका मोमेंटम कितना था, दोनों बगीज का मास कैपिटल M है, ऑलराइट। तो M प्लस कैपिटल M इंटू v0, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनली जब ये हवा में आया तब क्या हुआ, मोमेंटम, बगी की तो वेलोसिटी v1 एक्वायर कर ली बगी ने, तो ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जब ये यहां से कूदेगा तो इट विल पुश द बगी बैकवर्ड्स। जैसे हम खुद कूदते हैं कभी, तो हम ग्राउंड को पुश करते हैं, हम ग्राउंड पे एक फोर्स लगाते हैं, सिमिलरली यहां पर होगा, क्योंकि ये इसको पुश कर रहा होगा, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी। और हमको न्यूटन लॉ से पता है कि जितना फोर्स हम इस पर लगाते हैं उतना ही ये बगी मैन पर भी लगाएगी, तो मैन पर फोर्स लगेगी और वो आगे कूद जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जब ये आगे कूदेगा तब क्या होगा,
क्योंकि आगे कूदा तो अपना मोमेंटम साथ में लाया और वो मोमेंटम बगी को दे देता है, सेकंड बगी को ये दे देगा। ये अगर हमारी फर्स्ट बगी थी, ये सेकंड बगी थी, तो जब ये आदमी इसके ऊपर आएगा तो क्या होगा कि अपना कुछ मोमेंटम इस बगी को दे देगा, तो क्या होगा ये साथ में थोड़ी और ज्यादा वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये तो एनालिसिस था क्वेश्चन का। तो हम वापस आते हैं हम जो कर रहे थे अभी। तो m प्लस एम वी नॉट विल बी इक्वल्स टू, जब ये हवा में आया तो क्या हुआ m v1, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बगी। ठीक है, अगर अभी हवा में भी है तो अब हवा में है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बताना, बिकॉज हमको ये क्या वेलोसिटी थी, ये जो मोमेंटम था दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और u जो हमको दे रखी है इट इज विद रिस्पेक्ट टू द बगी। ऑलराइट, तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या वेलोसिटी होनी चाहिए इसकी, m इंटू यू प्लस v1। ठीक है, एक चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे v0 नहीं होगा v1 होगा। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी इसकी वेलोसिटी। u की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, v0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारी v1 की वैल्यू आ जाएगी, इट विल कम आउट टू बी m प्लस एम v0 माइनस एम यू अपॉन m प्लस एम। ऑलराइट, तो ये आ गई हमारी v1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर मेरे को v2 की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ये आदमी हवा में है, इसकी वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u प्लस v1। ऑलराइट, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v0। अब मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि अब ये हवा में है तो हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है ना, अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए अब इसके ऊपर क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही, अगर मैं इनिशियली मानता इसको और इसको, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये जो बगी बनती इसने मैन के ऊपर एक फोर्स लगाई थी। ऑलराइट, तो इसलिए उस वक्त मैं हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकता था, बट अब जब ये हवा में आ गया तब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो अब मैं इसके ऊपर मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं मोमेंटम को कंजर्व कराता हूं तो क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है m u प्लस v1, और बगी 2 की वेलोसिटी कितनी है प्लस m v0। ठीक है, फाइनली इनकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी v2 हो जाएगी। फाइनली कंडीशन ये है, सो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू m प्लस एम इंटू v2। ठीक है, अब आप यहां पर v1 की वैल्यू डाल देंगे और v2 की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपकी v2 की वैल्यू आएगी वो आराम से आ जाएगी। ऑलराइट, सो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक और क्वेश्चन आपकी बुकलेट के अंदर गिवन है, वो आप खुद करेंगे। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो मतलब दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल रिलेटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है।